नमस्कार। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा आपने जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो शुरू की गई थी, उसी प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर रहे हैं और अपन संवैधानिक विकास की संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो आज अपन डिस्कस करना जा रहे हैं संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1909 के अधिनियम के बारे में। तो आज अपन दो अधिनियम से जुड़े प्रश्नों को लेंगे, 1909 और 1919, जिसे मार्ले मिंटो सुधार और मोंटेग्यू सैमफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं और प्रश्नों की बात करते हैं। अगर अपन 1909 के अधिनियम की बात करते हैं तो 1909 का जो अधिनियम था उसे मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो, क्योंकि मार्ले है वो वायसराय था और मिंटो है वो भारत सचिव था, तो इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा रहा, या कह सकते हैं 1919 का अधिनियम था, इसका नाम इन दोनों के नाम पर पड़ने के कारण इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि सुधार इसलिए कहा जाता है कि आप सभी को पता है कि कांग्रेस की स्थापना के बाद 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, 1907 में सूरत का विभाजन हुआ और उसी के संदर्भ में अपन देखते हैं तो गरम और नरम दल दोनों का विभाजन हुआ और सभी तरह से अलग अलग मांगे उठने लगी। उधर ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, उसके अध्यक्ष समीउल्लाह जो अपनी बात को लेकर अलग तरह से जा रहे थे। इन सभी चीजों से देश में एक बिखराव और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इस अराजकता की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों के पास में सबसे जो कारगर उपाय जो उनको लगा था, उसी के संदर्भ में उन्होंने एक अधिनियम के तौर पर उसको पेश किया, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये मार्ले और मिंटो दोनों वायसराय भारत सचिव थे, इन्हीं के नाम पर इनका नामकरण पड़ रहा मार्ले मिंटो सुधार। इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और आने की संभावना है, वो देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ था? प्रश्न देखा जाए तो बहुत इजी है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि जो 1909 में तो जो पेश किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? तो लागू करने वाली बात है, तो ये जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो लागू हुआ था, वो हुआ था जनवरी 2010 में। तो अपन कह सकते हैं कि जनवरी 2010 से लागू है। सॉरी 19 सॉरी मैं माफी चाहूंगा, 2010 मेरे मुंह से निकल गया। ये जनवरी 1910 से लागू है, जनवरी 1910 से लागू माना जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है कि जो वायसराय केंद्रीय परिषद में जो सदस्य संख्या थी, इन्होंने पहले 3 की थी, 5 की थी और इस तरह से फिर 15 की थी, तो बढ़ाते रहे और बढ़ाते बढ़ाते इसमें सदस्यों की अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी की थी, एक्स्ट्रा कितने हो सकते हैं? कोशिश कीजिए इसका जवाब दे पाए आप लोग। इसको बढ़ाते बढ़ाते इसकी 1909 तक इनकी जो सदस्य की गई थी वो 60 सदस्यों की संख्या की गई थी, यानी अतिरिक्त सदस्य है वो 7 हो सकते हैं। नेक्स्ट 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? देखो प्रश्न में थोड़ी सी सिमिलरिटी, मैं पिछला प्रश्न और रिपीट कर लेता हूं ताकि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये प्रश्न कह रहा है कि 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में, ये जो प्रश्न कर रहा है वो वायसराय की केंद्रीय परिषद की बात कर रहा है, परिषद में अतिरिक्त सदस्य एक्स्ट्रा मेंबर्स की सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी की गई थी? तो यहाँ एक्स्ट्रा मेंबर की बात करेंगे तो 7 है। और ये प्रश्न थोड़ा सा रिपीटेड है, या रिपीटेड नहीं कह सकते, थोड़ा सा मिला जुला कह सकते हैं। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? यहां पर बात की गई है कुल सदस्य संख्या की, और इससे जो पहले था उसमें अतिरिक्त सदस्य संख्या की बात की गई। तो कुल सदस्य संख्या की बात करेंगे तो थी 69 और 70। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? बहुत ही इजी प्रश्न है।
यानी 1905 के बाद की जो कहानी देखते हैं तो उसमें अंग्रेजों ने बांटो और काम करो वाली नीति लागू कर दी थी कि इनको बांटना है और अपना काम करना है। उसी के संदर्भ में उन्होंने यहाँ पर पहली बार सांप्रदायिकता के आधार पर अलग अलग भारतीय लोगों को बांटने का कार्य किया था। तो उसी के संदर्भ में उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसकी बात की गई। यानी एक तरह से मुसलमान मुसलमानों को वोट देंगे, हिंदू हिंदू को वोट देंगे, इस तरह की व्यवस्था की गई थी। तो ये जो की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, या ये कह सकते हैं 1909 के अधिनियम से की गई थी। तो ये जो व्यवस्था शुरू की गई थी 1909 के अधिनियम से ही की गई थी। इसको सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का नाम भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम था। यानी प्रश्न ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जो देश की विभाजन के लिए, आगे जाके देश की विभाजन के लिए सहयोगी बना, या विभाजन में कहीं की उसका योगदान माना जा सकता है। तो इस अधिनियम के संदर्भ में अपन देखते हैं तो उसका आंसर भी 1909, क्योंकि यहीं से उन्होंने बांटो और राज करो की नीति का है उस नियम लागू किया गया था। तो 1909 का अधिनियम। उन्नीस का अधिनियम, इसी अधिनियम के तहत एक आधारशिला तैयार की गई और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई, हिंदुओं के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई और ये व्यवस्था शुरू की गई। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधा प्रदान की थी? ठीक है, यानी मुसलमानों को निर्वाचन से संबंधित कौन सी सुविधा दी थी? तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन होगा, अर्थात उन्होंने कही थी पृथक निर्वाचन की सुविधा। पृथक निर्वाचन की सुविधा है वो दी गई थी मुसलमानों को कि मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, हिंदू हिंदू को वोट देगा। नेक्स्ट, सांप्रदायिक प्रतिनिधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और कहीं एग्जामों में पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसका जो निर्वाचन जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। ये प्रश्न कहीं बार कहीं छोटे बड़े एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाने की संभावना भी है, इसको थोड़ा जरूर से देखें। लॉर्ड मिंटो, मार्ले और मिंटो, तो या मिंटो की बात की गई, मिंटो को इसका जन्मदाता माना जाता है। और कहते हैं कि मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखा था, लेटर लिखा था, उसमें कहा था, मार्ले ने मिंटो को कहा कि हम भारतवासियों के लिए उस नाग यानी सांप के दांत के एक तरह के बीज बो रहे हैं जिसका परिणाम है वो बहुत ही भयंकर कार्य होगा। और वास्तविकता देखा जाए तो यही हुआ कि उन्होंने 1909 के अधिनियम में इस तरह के भारत की राजनीति का बीजारोपण किया गया कि आज भी उसका जो है असर बहुत ही भयंकर रूप में देखा जा सकता है। और कहीं न कहीं वो हिंदू और मुस्लिमों की जो बिखरा वाली राजनीति आज जगह जगह अपन देख रहे हैं उसी का परिणाम है। और उसी की वजह से उन्होंने सही कहा था कि हम ऐसा है बीजारोपण करने जा रहे हैं जिसका परिणाम बहुत ही विषकारी या भयंकर होगा। तो आज भी देखा जाए इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है, विषकारी माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? यानी मार्ले ने किसकी सिफारिश की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो मार्ले ने जो सिफारिश की गई थी उन्होंने विभाजन की बात न करके सिफारिश की थी मिश्रित प्रणाली की, यानी सभी हैं वो अपने वोटिंग दे सके। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित निर्वाचन। मिश्रित निर्वाचन की सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो मार्ले ने निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल की सिफारिश मिश्रित निर्वाचन की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा। यानी ऐसी कौन से अधिनियम के तहत
विधि निर्माण परिषद है उसका नाम बदलकर व्यवस्थापिका कर दिया गया था, तो उसका नाम है भारत शासन अधिनियम, या फिर कह सकते हैं 1909 का अधिनियम। यानी 1909 के अधिनियम से नामकरण चेंज किया गया और नाम रखा व्यवस्थापिका। नेक्स्ट, सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा था। यानी इस समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे, यानी जो एक मार्ले मिंटो रिफॉर्म कह सकते हैं, सुधार कह सकते हैं, उस सुधार के लिए कुछ बात रिपोर्ट देने के लिए एक समिति एक समिति बनी थी और उस समिति के अध्यक्ष थे। उस अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष कौन है वो पूछा जा रहा था। तो इसमें समिति के अध्यक्ष थे अरुंडेल, A.T. अरुंडेल नाम है हालांकि, और इस अरुंडेल समिति की सिफारिश के आधार पर ही ये सारी की सारी बातें हैं वो हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 1909 का अधिनियम जो हुआ था उसके संदर्भ में आगे की कार्रवाई में कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करने की बात की गई। तो पहला भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे उस कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था? तो इस पर पहले व्यक्ति का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहला भारतीय होने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था। यानी ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें केंद्र और प्रांत दोनों में जो व्यवस्थापिका हैं उसकी शक्तियों में विस्तार हुआ और बढ़ा हुआ, तो भी शक्तियों के जो फैला हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा 1909 का अधिनियम। यानी कहीं ना कहीं इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय दोनों शक्तियों का है वो विस्तार हुआ, उनके शासन और प्रशासन में दोनों चीजें हैं वो जोड़ी गई। नेक्स्ट, 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? यानी ऐसा क्या आवश्यक था कि जिसके संदर्भ में रूल बनाए जा सकते हैं और सदस्यों के लिए भी वो अनिवार्य हो सकते हैं? तो उसके लिए था कि पूरी परिषद को भारत सचिव की स्वीकृति करना आवश्यक था। तो इसमें लिख सकते हैं भारत सचिव की स्वीकृति आवश्यक था, क्योंकि वो ब्रिटेन का जो साम्राज्य थी उसका प्रतिनिधित्व व्यक्ति होता था, तो उसकी स्वीकृति आवश्यक थी। तो भारत सचिव की स्वीकृति आवश्यक थी। भारत सचिव की स्वीकृति आवश्यक थी, क्योंकि यहाँ व्यवस्था की गई थी 1858 के द्वारा, और उसमें कहा गया था कि ब्रिटेन की महारानी क्या एक व्यक्ति यहाँ पर शासन करेगा जिसका नाम होगा भारत सचिव या भारत मंत्री, यानी वो उसका प्रतिनिधि के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पर जो भी व्यवस्था की जाएगी, जो भी रूल एवं कानून बनाए जाएंगे, उसके लिए सदस्यों के संदर्भ में रूल बना दिया था कि भारत सचिव की स्वीकृति लेना आवश्यक है, उसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। तो ये रूल है वो अति आवश्यक कर दिया गया था। नेक्स्ट, 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थी? यानी स्पेशल इलेक्शन की जो है कैटेगरी है वो कितनी की गई थी? तो यहाँ बात की गई स्पेशल कैटेगरी की। तो यहाँ स्पेशल कैटेगरी की बात करें तो 3 कैटेगरियां थी, 3 कैटेगरी के आधार पर है वो उनको शामिल किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? हालांकि पूरक प्रश्न की बात है वो पहली बार की गई है, क्योंकि इससे पहले प्रश्न पूछने की बात की, पूरक प्रश्न की बात की गई। तो जो पूरक प्रश्न पूछने की बात व्यवस्था की गई है वो 1909 के अधिनियम द्वारा की गई।
1909 के अधिनियम द्वारा, क्योंकि इससे पहले जो अधिनियम लाया था उसमें प्रश्न पूछने की बात की गई है और 1909 में पूरे प्रश्न पूछने की बात की गई है। नेक्स्ट, विधायी परिषद में लोकहित के विषय को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम कौन सा था? विधायी परिषद में लोकहित यानी जनता के विषयों के संदर्भ में बात करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो इसका आंसर भी होगा 1909 का अधिनियम। तो ये संभावित जो कि आपके आरएस और सेकंड ग्रेड में अधिकतर प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। और अभी जो अपन बात करने वाले नेक्स्ट 1919 के अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, उस अधिनियम से जुड़े बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको जरूर देखिए। इस भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात कर रहे हैं, तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम ये भी है, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है। प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री क्या थी? तो आधार सामग्री बात करते हैं तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है और इसी कहा जाता है। उन्होंने एक रिपोर्ट की गई थी 1918 में, तो ये रिपोर्ट जो है वही है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट 1918। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1918 है, वो आधार बनी और 1919 में यह लागू हुआ था या पेश किया गया था। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ये थोड़ा, भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था कि ये सारी चीजें कि भाई इसको बार बार रखने की जरूरत पड़े? तो 1919 का अधिनियम था वो केवल और केवल यही था कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो इसका उद्देश्य उत्तर हो जाएगा उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन की स्थापना। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था, यानी 1919 का जो अधिनियम पेश किया गया था उसकी प्रस्तावना में क्या क्या चीज शामिल की गई थी ये बात की गई है। तो 1919 की प्रस्तावना में क्या समावेश था? तो उसमें कुछ मूल सिद्धांतों का प्रस्ताव था, जो एक घोषणा पहले हुई थी। इसमें लिख सकते हैं कि घोषणा की पूर्व घोषणा, की सिफारिश थी। हालांकि प्रश्न पूछा गया लेकिन इसका कोई इतना औचित्य नहीं बन सकता है, ठीक है। तो पूर्व घोषणा के सिद्धांतों या मूल सिद्धांतों का फॉर्मेट था, वही माना जाता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कहा गया है कि ब्रिटिश संसद में 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है वो कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था दिसंबर 1919 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1919। दिसंबर 1919 में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू कब हुआ? ये थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, तो वही सेम आंसर ही है इसका। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? यानी ऐसी कौन सी प्रणाली अपनाई थी जिसमें उत्तरदायी शासन की बात की जाए तो प्रांतों में इन्होंने बनाया था द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली। ये द्वैध शासन प्रणाली 1919 में लागू की गई थी और 1919 से लगा के 1935 में ये तक रही। 1935 के बाद इसको समाप्त किया गया
और यही जो शासन प्रणाली है वो प्रांतों से छोड़ के केंद्र में लागू हुई। हालांकि वो अलग बात है, कभी लागू नहीं हुई थी। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद के सत्ता का विभाजन कितने भागों में किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया गया था कि 1919 के अधिनियम में प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद का जो है शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? तो हम बात करते हैं, यहाँ पर दो भागों में किया गया था। एक तो था आपका हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। तो यहाँ दो भाग थे, हम कह सकते हैं, एक तो आपका हस्तांतरित और एक था अपना आरक्षित, यानी रिजर्व और ट्रांसफॉर्मिंग दोनों बातें थी यहाँ पर। तो ये दो भागों में विभाजन कर दिया। 1935 में 3 भागों में हो जाता और उसके बाद अब तक 3 भागों में ही चल रहा है। नेक्स्ट, हस्तांतरित विषय पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? यानी जो ट्रांसफॉर्मिंग थे उस पर कोई भी नियम बनाना है, साइन करने, काम करना, तो किसकी सलाह लेते थे? तो यहाँ जो सलाह ली जाती थी वो मिनिस्टर की ली जाती थी, मंत्रियों की सलाह पर काम करते थे। मंत्रियों की सलाह पर काम करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रियों की सलाह पर। नेक्स्ट प्रश्न, और आरक्षित विषय पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर काम करते थे? तो आरक्षित की बात आई थे तो कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करते थे। कार्यकारी परिषद की। कार्यकारी परिषद की सलाह पर है वो आरक्षित विषय पर कार्य करते थे, और मंत्रियों की सलाह पर है वो हस्तांतरित विषयों पर बात करते थे, काम करते थे, नियम की प्रक्रिया में चलते रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था? यानी पहली बार ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत केंद्र व प्रांतों के बीच विभाजन किया गया था? तो केंद्र व प्रांतों के बीच पहली बार विभाजन की बात आती है तो वो आती है आपके 1919 का अधिनियम, जिसे अपन मॉन्टेग्यू सैनफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। उन्नीस के अधिनियम के बाद। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। यानी कौन सी शक्तियों का या किसके अनुसार शक्तियों का विभाजन है वो किया गया था? तो यहाँ जो था वो न्याय के नियमों के अनुसार किया गया था, जिसको अपन कह सकते हैं न्याय गमन नियमों के अनुसार, न्याय के अनुसार। तो न्याय गमन नियमों के अनुसार किया गया था। यानी सरकार ने 1919 के अधिनियम के द्वारा न्यायिक व्यवस्था में कुछ नियम बनाए, और नियम बना के बात की गई कि कुछ है वो हस्तांतरित विषय रहेंगे, कुछ है वो आरक्षित विषय रहेंगे, और आरक्षित और हस्तांतरित विषय पर वो शक्तियां बनाने का कार्य है वो अलग अलग रहेगा। तो ये जो सारी व्यवस्था की गई थी वो न्यायिक गमन यानी न्याय की प्रक्रिया के द्वारा की गई थी और उसी के तहत कार्य होता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मकता से संविधान संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गहराई का प्रश्न है, और ये प्रश्न है या इससे जुड़ा कुछ प्रश्न है वो सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में, राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, और उसमें सिलेबस में स्पष्ट दे देता है 1919 का अधिनियम, तो वहां से प्रश्न जुड़ा हुआ है आता है। तो अपन देखते हैं कि जो एकात्मकता से संघात्मकता की ओर बात की गई है, पहली बार उस एकात्मकता से संघात्मकता में जाने के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा है? तो वो जो पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून है वो 1919 का अधिनियम ही है, 1919 का अधिनियम। और आज भी अगर अपन कहीं स्थितियों में देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्थाओं में, तो 1919 के अधिनियम का कहीं न कहीं अपने को समावेश है वो देखने को मिल जाता है। तो एक तरह से एक से संघ की और जो शासन व्यवस्था की बात की गई वो 1919 के अधिनियम के अनुसार ही की गई है। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवादों की स्थिति में मान्य मत किसका होता था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है
कि अगर केंद्र व प्रांतों के बीच में कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि विवाद हो जाए, तो उसमें किसकी वैलिड ज्यादा रहती थी, किसका वेटेज ज्यादा रहता था। तो ऑब्वियसली बात है कि केंद्र और प्रांतों में जब जब भी विवाद होता है, चाहे आज भी विवाद होता है, तो केंद्र की स्थिति हमेशा मजबूत होती है, सशक्त होती है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो अपन किसका मत मान्य होगा, तो केंद्र का मत मान्य होता है। तो यह आंसर हो जाएगा केंद्र का मत। केंद्र का मत है वो हमेशा मान्य माना जाता है। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि झुकाव किस तरह से। तो ये प्रश्न एक तरह से कहीं कि रिपीटेड हो चुका है, या रिपीटेड कह सकते हैं कि एक तरह से ये एकात्मकता से संगात्मकता की ओर झुकाव था। एकात्मकता से संगात्मक की ओर झुकाव था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण, मत एवं निर्णय अंतिम होता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने बताया है। इसको एक बार अपन रिपीट करते हैं और पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में 19 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर, यानी जो प्रांत कह सकते हैं अपन, राज्य कह सकते हैं, प्रांतीय स्तर पर विषयों के भ्रम की स्थिति में, कोई विषय है उसमें अगर डाउटफुल है, भ्रम है, तो भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण, मत एवं निर्णय अंतिम होता था। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में गवर्नर का जो भी मत होता था वो अंतिम होता था। तो अपन उसका आंसर हो जाएगा गवर्नर। गवर्नर का मत एवं निर्णय। तो जो गवर्नर का मत एवं निर्णय था वो अंतिम होता था, उसी को है वो मान्य माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि कितने प्रांत थे उसमें द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। तो उस समय भारत में 9 प्रांतों में शासन प्रणाली लागू की गई थी, 9 प्रांतों में। क्योंकि 1919 के बाद बात करें तो भारत में अधिकतर है वो रियासतें ज्यादा थे, प्रांत कम थे, इसीलिए 9 प्रांतों में ही बात की गई है, 9 प्रांतों में लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की थी। 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की थी। या किस प्रकार का मतलब है कि वो एक सदनीय थी, द्विसदनीय थी, बहुसदनीय थी, किस तरह की थी। तो यहां अपन बात करते हैं जो विधान परिषद थी वो एक सदनीय व्यवस्था थी, यानी एक ही सदन था, एक सदनीय व्यवस्था में ही माना जाता था। तो ये एक सदनीय व्यवस्था थी 1919 में। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब अपनाई गई थी। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन पहली बार अगर अपनाई गई थी तो उसका आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। और अगर प्रश्न पूछा जाए परोक्ष का, तो परोक्ष का हो जाएगा 1892। ठीक है, ये प्रत्यक्ष का है और परोक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई थी सॉरी परोक्ष निर्वाचन परोक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी वो 1892 में हुई थी।
ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस सिमिलर प्रश्न होते हैं वो इस तरह से कंफ्यूज क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि 1909 में पृथक निर्वाचन की बात में सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी, लेकिन 1919 में ये कहा गया था कि किन किन के लिए अलग अलग निर्वाचन की बात की गई थी। तो यहाँ की गई थी, जो अपने निर्वाचन की बात करते उसी में सिखों के लिए अलग से की गई थी, आंग्ल समुदाय के लिए की गई थी, जो आंग्ल समुदाय होता था जो वोटिंग करता था तो उसके लिए अलग व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ईसाइयों के लिए की गई थी, जो ईसाई होते थे, अब ईसाई दो तरह के होते थे, कुछ भारतीय समुदाय के भी ईसाई ईसाई थे, वो भी थे, और यूरोपियों के लिए की गई थी। अब आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि मुस्लिम भी इसमें आंसर हो सकता है, तो मुस्लिमों के लिए जो बात की गई थी वो 1909 में कर दी गई थी। तो उसके अलावा अन्य जो है वो अलग अलग निर्वाचन की, आंग्ल समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय, यूरोपीय समुदाय के लिए अलग अलग निर्वाचन की बात की गई थी, वो 1919 के अधिनियम में की गई थी। तो ये सारी की सारी बातें थी। इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं वो अपन और एक क्लास में डिस्कस करेंगे, उस और आगे की क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।